मूवी की शुरुआत एक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ धूल, सूखी जमीन और पुराने सोलर पैनल दिखाई देते हैं। आसमान भी भूरी धुंध से भरा हुआ होता है, जैसे इस दुनिया से जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी हो। इसी वीरान इलाके के ऊपर एक उड़ने वाली गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। उस गाड़ी के अंदर ऑफिसर के बैठा होता है, जो एक ब्लेड रनर है। वह कैलिफोर्निया के एक पुराने फार्म हाउस की तरफ जा रहा होता है। फार्म हाउस के पास एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पेड़ खड़ा होता है, जिसकी सारी शाखाएं मर चुकी होती हैं। वहीं पास में सैपर मॉर्टन नाम का आदमी कीड़ों की खेती कर रहा होता है। वह जहरीले गंदे पानी के अंदर खड़े होकर काम कर रहा होता है। के चुपचाप उसके घर के अंदर जाता है और हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। घर बहुत पुराना होता है, लेकिन अंदर सब कुछ साफ रखा गया होता है। तभी कुछ भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और सैपर घर के अंदर आता है। शुरुआत में दोनों आराम से बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। के समझ जाता है कि सैपर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक पुराना रेप्लिकेंट है जो कई सालों से छिप कर रह रहा है। जब के उसका स्कैन करने की कोशिश करता है, तभी अचानक सैपर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सैपर अपनी पूरी ताकत से के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन के भी सामान्य इंसान नहीं होता। काफी देर तक लड़ाई चलने के बाद के आखिरकार सैपर को गोली मार देता है। मरने से पहले सैपर एक अजीब बात बोलता है, तुमने कभी चमत्कार नहीं देखा। ये सुनकर के कुछ पल के लिए शांत खड़ा रह जाता है। सैपर को मारने के बाद के उसके शरीर के पास जाता है। वह उसकी आंख निकालकर एक छोटे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख लेता है, क्योंकि उसी आंख के अंदर उसकी पहचान छिपी होती है। इसके बाद के अपने छोटे फ्लाइंग ड्रोन को पूरे फार्म की तस्वीरें लेने का आदेश देता है। फिर वह अपनी बॉस लेफ्टिनेंट जोशी को कॉल करता है और बताता है कि मिशन पूरा हो चुका है। जोशी उसे कहती है कि वापस आकर अपना बेसलाइन टेस्ट पूरा करे। तभी के की नजर उस सूखे पेड़ के नीचे पड़ी एक छोटी पीली सी चीज पर जाती है। वह पास जाकर देखता है कि वो एक छोटा सा फूल होता है। इतनी मरी हुई दुनिया में असली फूल देखना बहुत अजीब बात थी। के को कुछ शक होता है। वह अपने ड्रोन से जमीन स्कैन करवाता है। स्कैन के दौरान पेड़ के नीचे जमीन के अंदर एक बॉक्स दबा हुआ दिखाई देता है। जोशी तुरंत वहां डिगिंग टीम भेजने को कहती है और के शहर की तरफ वापस निकल जाता है। इसके बाद फिल्म हमें भविष्य के लॉस एंजलिस शहर की झलक दिखाती है। पूरा शहर अंधेरे, बारिश, धुएं और नियॉन लाइट से भरा होता है। ऊपर आसमान में हजारों फ्लाइंग व्हीकल्स उड़ रहे होते हैं। के सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां दूसरे इंसान पुलिस वाले उसे नफरत से देखते हैं, क्योंकि वह खुद भी एक रेप्लिकेंट होता है। फिर के का बेसलाइन टेस्ट शुरू होता है। उससे बार बार अजीब सवाल पूछे जाते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके अंदर इमोशंस तो नहीं बढ़ रहे। के हर सवाल का शांत होकर जवाब देता रहता है। टेस्ट खत्म होने के बाद उसे जाने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद के अपने छोटे से अपार्टमेंट की तरफ वापस लौटता है। इसके बाद के अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। उसकी बिल्डिंग बेहद भीड़ भाड़ वाली होती है, जहां हर फ्लोर पर लोग, बच्चे और छोटे छोटे दुकान जैसे कमरे दिखाई देते हैं। लेकिन के का कमरा बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है। अंदर सब कुछ शांत और खाली होता है। घर पहुंचते ही एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये जॉय होती है, जो असली इंसान नहीं बल्कि एक होलोग्राम गर्लफ्रेंड होती है। के अपना खून साफ करता है और अपने कंधे के घाव पर दवा लगाता है। दूसरी तरफ जॉय उससे सामान्य कपल की तरह बातें करती रहती है। वह उसके लिए खाना तैयार करने का नाटक करती है, जबकि असली खाना के खुद बना रहा होता है। कुछ देर बाद जोई सामने आती है। वह इतनी असली लगती है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। वह के साथ बैठकर खाना खाने, बातें करने और उसे खुश करने की कोशिश करती है। के भी उसके साथ सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है। दोनों साथ बैठकर म्यूजिक सुनते हैं और बातें करते हैं। फिर के जोई को एक गिफ्ट देता है। ये एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस होता है, जिसकी मदद से जोई अब सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रहती। अब वह कहीं भी के साथ जा सकती थी। जोई इस गिफ्ट से बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। बारिश तेजी से हो रही होती है, लेकिन पहली बार जोई खुली दुनिया को महसूस कर पा रही होती है। वह बारिश के बीच के करीब आती है और दोनों एक इमोशनल पल बिताने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक के को पुलिस डिपार्टमेंट से इमरजेंसी मैसेज आ जाता है। रोमांटिक पल वहीं टूट जाता है और के तुरंत वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद के सामने वो बॉक्स खोला जाता है जो पेड़ के नीचे मिला था। बॉक्स खोलने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर एक महिला का पुराना कंकाल रखा होता है, साथ ही उसके लंबे बाल भी सुरक्षित रखे गए होते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि किसी ने उस महिला की हत्या की होगी, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि उसकी मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो महिला कोई इंसान नहीं बल्कि एक रेप्लिकेंट थी। इसका मतलब पहली बार किसी रेप्लिकेंट ने बच्चे को जन्म दिया था, और यही बात पूरी दुनिया बदल सकती थी। के उस स्केलेटन को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे हड्डी पर एक छोटा सा निशान दिखाई देता है। जांच में पता चलता है कि किसी ने ऑपरेशन करके बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। फिर के और जोशी को उस महिला की हड्डी पर एक सीरियल नंबर मिलता है, जिससे साबित हो जाता है कि वह सच में रेप्लिकेंट थी। ये सच सामने आते ही
जोशी डर जाती है। वह समझ जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा कर सकते हैं तो इंसानों और रेप्लिकेंट्स के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए वह के को आदेश देती है कि इस मामले से जुड़ा हर सबूत खत्म कर दिया जाए, यहाँ तक कि उस बच्चे को भी ढूंढकर मार देना होगा। के ये सुनकर कुछ पल शांत हो जाता है। वह धीरे से कहता है, मैंने कभी किसी जन्मे हुए को नहीं मारा, लेकिन जोशी उसे साफ शब्दों में आदेश देती है कि सब कुछ खत्म करना ही होगा। इसके बाद के वॉलेस कॉर्पोरेशन पहुंचता है। वहीं उसे उस मृत रेप्लिकेंट महिला के पुराने रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। उसी दौरान उसकी मुलाकात लव नाम की एक बेहद खतरनाक रेप्लिकेंट से होती है, जो वॉलेस कॉर्पोरेशन के मालिक नियांडर वॉलेस के लिए काम करती थी। लव के को वॉलेस कॉर्पोरेशन के अंदर पुराने मेमोरी रिकॉर्ड्स दिखाती है। वहां के एक पुरानी रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें एक ब्लेड रनर किसी महिला रेप्लिकेंट का टेस्ट ले रहा होता है। उस रिकॉर्डिंग में दिखाई देने वाला आदमी रिक डेकर्ड होता है। के महसूस करता है कि उस महिला और डेकार्ड के बीच कोई गहरा रिश्ता था। इसके बाद के पुराने ब्लेड रनर गैफ से मिलने जाता है। गैफ उसे बताता है कि डेकार्ड हमेशा अकेले रहना पसंद करता था और अब वह कहीं गायब हो चुका है। दूसरी तरफ के एक क्राउडेड मार्केट में बैठकर सैपर के फार्म की तस्वीरें देख रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। उनमें से एक लड़की मरियट के से बात करने लगती है। बातों के दौरान मरियट पहली बार उस सूखे पेड़ की तस्वीर देखती है। वह हैरान होकर कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी असली पेड़ नहीं देखा। ये बात के दिमाग में अटक जाती है। वह तुरंत वापस सैपर के फार्म पर पहुंचता है। घर के अंदर सर्च करते समय उसे पियानो के अंदर छुपा हुआ एक पुराना फोटो मिलता है। फोटो में एक महिला अपनी गोद में बच्चे को पकड़े खड़ी होती है और पीछे वही बड़ा पेड़ पूरी तरह हरा भरा दिखाई देता है। उसी फोटो के अंदर के को एक छोटा बच्चे का मोजा भी मिलता है। फिर के पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ पर खुदी हुई एक तारीख देखता है, 6-10-21। ये वही तारीख थी जो के की बचपन वाली मेमोरी में भी मौजूद थी। के अचानक अंदर तक हिल जाता है। उसे पहली बार शक होने लगता है कि शायद उसकी यादें नकली नहीं हैं। उसी समय पीछे पूरा फार्म हाउस आग में जलने लगता है और के तेजी से वहां से निकल जाता है। इसके बाद फिल्म हमें नियांडर वॉलेस के पास लेकर जाती है। वह एक नया फीमेल रेप्लिकेंट तैयार करवा रहा होता है। जैसे ही वह पैदा होती है, वॉलेस उसे ध्यान से देखने लगता है। वॉलेस मानता था कि रेप्लिकेंट्स इंसानों से भी ज्यादा जरूरी हैं। उसका सपना पूरी गैलेक्सी में अपनी कॉलोनी बसाने का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि रेप्लिकेंट्स खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब उसे उस रेप्लिकेंट बच्चे के बारे में पता चलता है तो वह उसे हर हाल में ढूंढना चाहता है। वह लव को आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस बच्चे को उसके पास लाया जाए। उधर पुलिस स्टेशन में के लगातार उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वॉलेस कॉर्पोरेशन की तरफ से हमला शुरू हो जाता है। लव मॉर्ग में पहुंचकर सारे बोन्स चुरा लेती है और एविडेंस संभालने वाले आदमी कोको को बेरहमी से मार देती है। इसके बाद जोशी खुद के अपार्टमेंट पहुंचती है। वह साफ समझ चुकी होती है कि अब बहुत खतरनाक लोग इस मामले के पीछे पड़ चुके हैं। के उसे बच्चे का छोटा मोजा दिखाता है और बताता है कि फार्म में सच में एक बच्चा मौजूद था। फिर जोशी की नजर उस तारीख पर जाती है, 6-10-21 पॉइंट्स। के बताता है कि यही तारीख उसकी मेमोरी में भी थी। कुछ देर बाद जोशी शराब पीते हुए के से उसकी बचपन वाली मेमोरी सुनने को कहती है। तब के बताता है कि बचपन में कुछ लड़के उसका लकड़ी का छोटा घोड़ा छीनने की कोशिश कर रहे थे। डर कर वह एक पुराने फर्नेस के अंदर जाकर उस टॉय हॉर्स को छुपा देता है। मेमोरी खत्म होते ही के चुप हो जाता है, लेकिन अब उसके मन में एक खतरनाक सवाल पैदा हो चुका था, क्या वो खुद वही जन्मा हुआ बच्चा है? इसके बाद के सीधे पुलिस स्टेशन के पुराने डीएनए बेस विभाग में पहुंचता है। वह वहां 6-10-21 तारीख को जन्मे बच्चों का जेनेटिक डेटा निकालना शुरू करता है। सिस्टम में लाखों डीएनए रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। के घंटों तक लगातार उन रिकॉर्ड्स को देखता रहता है। इतनी ज्यादा जानकारी देखने की वजह से उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। तभी जोई वहां आ जाती है। वह के को याद दिलाती है कि उसकी मेमोरी में मौजूद टॉय हॉर्स के नीचे भी यही तारीख लिखी हुई थी। अब के मन में शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मेमोरीज नकली नहीं बल्कि असली हैं। काफी देर बाद के को डेटा में एक अजीब बात दिखाई देती है। उसी तारीख पर 2 बच्चों का रिकॉर्ड मौजूद था, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन दोनों के डीएनए बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा होना नामुमकिन था। सिस्टम के अनुसार लड़का जन्म के तुरंत बाद मर चुका था, लेकिन के को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद असली बच्चे को छुपाने के लिए फेक रिकॉर्ड्स बनाए गए थे। इसके बाद के उस पुराने ऑर्फनेज की तरफ निकल पड़ता है जो उसकी मेमोरी में दिखाई देता था। वहां पहुंचकर वह वही टूटी हुई इमारतें देखता है, वही पुरानी सीढ़ियां और वही फर्नेस। अब के पूरी तरह हिल चुका होता है क्योंकि उसकी मेमोरी की हर चीज असली जगह से परफेक्टली मैच कर रही थी। फिर वह फर्नेस के अंदर हाथ डालता है और अंदर से वही पुराना लकड़ी का टॉय हॉर्स निकालता है। टॉय हॉर्स को हाथ में लेते ही के की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था कि वो कोई साधारण रेप्लिकेंट नहीं है, शायद वही बच्चा था जिसका जन्म सालों पहले हुआ था।
टॉय हॉर्स मिलने के बाद के पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद वही वो बच्चा है जिसका जन्म सालों पहले हुआ था। इसके बाद के सीधे मेमोरी डिजाइनर डॉक्टर आना स्टेलिन के पास पहुंचता है। वही रेप्लिकेंट्स के लिए आर्टिफिशियल मेमोरीज बनाती थी। के उसे अपनी बचपन वाली मेमोरी दिखाता है जिसमें कुछ लड़के उसका टॉय हॉर्स छीनने की कोशिश करते हैं। आना उस मेमोरी को ध्यान से देखती है। कुछ देर शांत रहने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह धीरे से कहती है, किसी असली मेमोरी को इस्तेमाल करना इलीगल है। ये सुनते ही के अंदर तक हिल जाता है क्योंकि इसका मतलब उसकी मेमोरी सच थी। अब के को पूरा विश्वास हो जाता है कि वही असली जन्मा हुआ बच्चा है। उधर लव लगातार के का पीछा कर रही होती है। वह के अपार्टमेंट पहुंचती है और जॉय के एमिनेटर डिवाइस को कुचलकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। जॉय की मौत के को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी खोज जारी रखता है। इसके बाद के फाइनली लास वेगस पहुंचता है जहां सालों से गायब रिक डेकार्ड अकेले रह रहा होता है। पूरा शहर रेडियो एक्टिव धूल और सुनसान इमारतों से भरा होता है। के धीरे धीरे डेकार्ड के पुराने कसिनो के अंदर जाता है। अचानक अंधेरे में म्यूजिक बजने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद डेकार्ड सामने आ जाता है। डेकार्ड बिना कुछ बोले सीधे के पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई के बाद के साफ समझ जाता है कि डेकार्ड ही उस बच्चे का पिता है। लास वेगास में हुई लड़ाई के बाद डेकार्ड और के धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। के डेकार्ड से उस बच्चे के बारे में सवाल पूछता है। तब डेकार्ड बताता है कि रेप्लिकेंट रेचल ने सच में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे के जन्म के थोड़े समय बाद रेचल की मौत हो गई। उसके बाद बच्चे को बचाने के लिए डेकार्ड ने उसे सबसे छुपा दिया। डेकार्ड बताता है कि अगर किसी को उस बच्चे के बारे में पता चल जाता तो लोग उसे तुरंत मार देते, इसीलिए उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। के ये सब ध्यान से सुनता रहता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद वह खुद वो बच्चा नहीं है। उधर लव और वॉलिस के लोग लास वेगस तक पहुंच चुके होते हैं। वे डेकार्ड को पकड़ने आते हैं। अचानक बिल्डिंग के अंदर हमला शुरू हो जाता है। लव के आदमी के पर गोलियां चलाने लगते हैं। के पूरी ताकत से डेकार्ड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान लव डेकार्ड को पकड़ लेती है। जाने से पहले लव के को बुरी तरह घायल कर देती है। फिर वह डेकार्ड को अपने साथ स्पेसशिप में लेकर चली जाती है। इसके बाद के अकेला घायल हालत में जमीन पर पड़ा रहता है। कुछ समय बाद कुछ लोग के को उठाकर एक छुपी हुई जगह पर ले जाते हैं। वहाँ के की मुलाकात रेप्लिकेंट रेजिस्टेंस ग्रुप से होती है। वहीं उसे एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। असल में वो जन्मा हुआ बच्चा के नहीं था, बल्कि डॉक्टर एना स्टेलाइन ही डेकार्ड और रेचल की असली बेटी थी। और के की मेमोरी में मौजूद बचपन की यादें दरअसल आना की असली मेमोरीज थीं। रेप्लिकेंट रेजिस्टेंस ग्रुप से सच जानने के बाद के पूरी तरह टूट जाता है। जिस पहचान को वह अपना समझ रहा था, असल में वो किसी और की थी। ग्रुप की लीडर फ्रेसा उसे बताती है कि आना स्टेलिन ही असली जन्मी हुई बच्ची है। उसे बचाने के लिए उसकी मेमोरीज अलग अलग रेप्लिकेंट्स में डाल दी गई थी। फ्रेसा कहती है कि डेकार्ड अभी भी बहुत जरूरी है क्योंकि वॉलिस उससे उसकी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उधर वॉलिस कॉर्पोरेशन में डेकार्ड को कैद करके रखा जाता है। नियंडर वॉलिस खुद उससे मिलने आता है। वॉलिस डेकार्ड को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह अपनी बेटी के बारे में बता दे तो इंसान पूरी गैलेक्सी में फैल सकते हैं, लेकिन डेकार्ड कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब वॉलिस डेकार्ड को तोड़ने के लिए एक और खतरनाक चाल चलता है। वह उसके सामने रेचल जैसी दिखने वाली एक नई रेप्लिकेंट लेकर आता है। उसे देखकर डेकार्ड कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि वो असली रेचल नहीं है। इसके बाद गुस्से में वॉलिस डेकार्ड को ऑफ वर्ल्ड भेजने का आदेश दे देता है। उधर के अब आखिरी बार अपना फैसला ले चुका होता है। वह डेकार्ड को बचाने निकल पड़ता है। तेज बारिश और तूफान के बीच लव डेकार्ड को लेकर उड़ रही होती है। तभी के अचानक हमला कर देता है। दोनों के बीच समुद्र किनारे भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लव के को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार के लव को पानी में डुबोकर मार देता है। इसके बाद वह घायल डेकार्ड को बाहर निकालता है। अंत में के डेकार्ड को आना स्टेलिन के पास लेकर जाता है। डेकार्ड धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां उसकी बेटी मौजूद होती है और बाहर बर्फ में लेटा के आसमान की तरफ देखते हुए शांत हो जाता है। यहीं फिल्म खत्म होती है।